हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैरो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। उसका हम निमोनिक देखेंगे जिससे कि आपको बहुत इजीली याद रहेगा। और ये निमोनिक मैंने कहीं से देखा था तो ये मुझे बहुत हेल्प किया, तो आई होप ये आपको भी हेल्पफुल रहे। और फिर एक बार कैरो का हम समरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले निमोनिक क्या है? फिल योर पब्लिक कॉस्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज by public issue, oblique fraud, or deduct it from managerial remuneration, or take it from nidhi companies / related party / preferential allotment / director and report it to RBI। बहुत ईजी है। क्या है? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। फिल योर पब्लिक कॉस्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज बाय पब्लिक इशू, फ्रॉड और डिडक्टेड फ्रॉम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और टेक इट फ्रॉम निधि कंपनीज, रिलेटेड पार्टी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, डायरेक्टर एंड रिपोर्ट इट टू RBI। बहुत ईजी है। मैंने सारा क्लॉज नंबर उसके ऊपर लिख दिया है। जैसे पहला है 1, फिर 2, L है 3, ये L है 4, पब्लिक है 5, सो ऑन। क्या है? हम स्टार्ट करते हैं। उसके नीचे मैंने निमोनिक लिख दिया है। ये देखिए कौन सा जैसे कौन सा क्लॉज नंबर वो मैं लिख दी हूँ, जो कि हम अभी अपना निमोनिक से रिलेट करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो जैसे कि है पहला फिल, FILL। एफ से क्या होता है? फिक्स एसेट्स के बारे में बताता है। आई सेकंड वाला इन्वेंटरीज, एल जो है लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा एल है कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। फिर पब्लिक क्या है? पब्लिक डिपॉजिट्स है, पैरा 3.5। 3.6 क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट 6 इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स। 7 स्टैट्यूटरी से क्या है? स्टैट्यूटरी ड्यूज। ये वाला जो ड्यूज, दूसरा ड्यूज क्या है? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज बाय पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या है? मनी रेज बाय पब्लिक इशू 3.9। फिर 10th है फ्रॉड, 11th है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, 12th है निधि कंपनीज, 13 है ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, 14th है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, 15th है डायरेक्टर, दैट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स एंड रिपोर्टेड टू RBI, जो कि है 16, दैट इज रजिस्ट्रेशन विद RBI। तो अभी एक बार हम इसको देख लेते हैं डिटेल में। अगर आपको ये निमोनिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं, आगे चलते हैं और फिर समरी करेंगे। तो अभी हम जो निमोनिक देखे उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से शॉर्टली इसको समझा दिया गया है एक ही टेबल पे। मैटर्स टू बी रिपोर्टेड अंडर कैरो 2016। पहला है पैरा 3.1 फिक्स एसेट्स। तो उसमें हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में हुआ है, कोई भी अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी के नाम पे ही प्रॉपर्टी सारा हेल्ड किया गया है, ना कि पर्सनल नेम पे। फिर नेक्स्ट है 3 इन्वेंट्रीज। वही इन्वेंट्रीज का भी रीजनेबल टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन होना और कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी होना तो उसे भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। थर्ड है लोन्स एंड एडवांसेस, कि लोन्स एंड एडवांसेस अगर कोई कंपनीज फर्म्स LLP कवर्ड अंडर सेक्शन 189 में अगर हैं तो उनको जो दिया गया है उसको रिकॉर्ड करने, और प्रेजुडिशियल तो नहीं है वो कंपनीज के इंटरेस्ट में, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस शेड्यूल जो है रीपेमेंट का वो अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है, मतलब प्रॉपरली इंटरेस्ट हर जो भी उसका पीरियड है उसमें रिकवर हो रहा है। और अगर कोई भी अमाउंट ओवरड्यू 90 डेज से ज़्यादा है तो उसे फिर हमें रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटीज। हाँ, जो कॉम्प्लायंस है वो हुआ है कि नहीं, इफ़ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में बताया जाएगा कि कंपाइल्ड हो रहा है कि नहीं पब्लिक डिपॉजिट जो भी लिया गया है एज पर द जो भी रूल्स है फॉलो किया गया है या नहीं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं अंडर सेक्शन 148, वो देखा जाएगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर कोई भी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है वो अच्छा से रेगुलरली पे किया जा रहा है कि नहीं, और अगर ग्रेटर देन 6 मंथ्स है तो देखेंगे कि बैलेंस शीट डेट में वो
नहीं दिखा रहा है, चाहिए कि अगर दिखा रहा नहीं है और मतलब कि अनडिस्प्यूटेड फीस जो है वो अगर रेगुलरली पे नहीं किया गया है और समय फिर रिपोर्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, और इसका जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो सब कुछ रिपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़। अगर कंपनी कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रही है पेमेंट ऑफ ड्यूज़ पे, तो उसका अमाउंट और अमाउंट ऑफ नेचर क्या है, किस चीज़ का डिफ़ॉल्ट कर रही है, किसको डिफ़ॉल्ट कर रही है, कि गवर्नमेंट को डिफ़ॉल्ट कर रही है, कि डिबेंचर होल्डर्स को डिफ़ॉल्ट कर रही है, और कितना अमाउंट का डिफ़ॉल्ट कर रही है। नेक्स्ट है 3.9 मनी रेज बाय पब्लिक इश्यू एंड टर्म लोन्स। अगर IPO या FPO मतलब जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फर्दर पब्लिक ऑफर है, वो सबसे जो भी मनी रेज हुआ है वो उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए रेज किया गया था उस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो उस चीज़ के हम रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉड। अगर कंपनी कोई फ्रॉड किया है या कंपनी के कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर फ्रॉड किया है तब उसको रिपोर्ट किया जाएगा। नेचर क्या है फ्रॉड का और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उस फ्रॉड में, सब कुछ रिपोर्ट किया जाएगा। 311 है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। जो 197 होता है हमारा, शेड्यूल 5 होता है, उस हिसाब से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया गया है या नहीं। अगर नहीं कुछ भी तो उसका फिर हम बताएंगे कितना अमाउंट का क्या है और उसको कैसे रिफंड ला सकते हैं, वो सब कुछ रिपोर्ट होगा। बेसिकली हम जो ये कैरो में रिपोर्ट करते हैं, कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं या कुछ भी गड़बड़ होता है वही सब रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है निधि कंपनीज, वेदर नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 मेंटेन किया गया है या नहीं। 10% अनएनक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन है या नहीं। जो निधि कंपनी का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मीट किया गया है या नहीं। और निधि कंपनी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरा इसका वीडियो है, उस पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज। ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज जो है कॉम्प्लायंस में है या नहीं 177 और 188 के। और कुछ भी वेदर डिटेल्स डिस्क्लोज इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल AS। जो भी रिलेटेड पार्टीज से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका डिटेल्स डिस्क्लोज किया है या नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर नहीं किए हैं तो हमें यहाँ बताना होगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वेदर एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स has been made, if so whether section 42 complied and amount raised used for the stated purpose, if not provide details of amount involved and nature of non compliance। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर हुआ है कोई शेयर्स का तो उसका कितना अमाउंट रेज हुआ है और उसका सब आपको डिटेल्स बताना होगा अगर इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट है नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, और इफ सो वेदर सेक्शन 192 हैज बीन कंप्लाइड विद। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में अगर हम जैसे कोई कंसिडरेशन अदर देन कैश पे करते हैं, जैसे कि शेयर्स है या कोई प्रॉपर्टी है, अगर हम वैसे में डील करते हैं डायरेक्टर्स के साथ तो उसका सेक्शन 192 जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो अगर हम अदर देन कैश नॉन कैश कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो यहाँ पर हमें कैरो पे रिपोर्ट करना पड़ेगा 315 में, और सेक्शन 192 के हिसाब से सब कुछ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन विद RBI, वेदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अगर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ RBI एक्ट 1934, अगर हाँ तो अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया है या नहीं वो बताना पड़ेगा। ये बहुत समराइज फॉर्म में है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैरो। इसका नेक्स्ट हम समरी एक बार देख लेते हैं, कैरो किस पे एप्लीकेबल होता है। कैरो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि फॉरेन कंपनीज भी इसमें इंक्लूजन है, कैरो उस पर भी एप्लीकेबल होता है। ये बहुत बार डाउट रह जाता है, बट हमेशा याद रखिएगा फॉरेन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैरो। एक्सक्लूड क्या क्या करता है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एंड लास्ट वाला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि एक सब्सिडरी नहीं है पब्लिक कंपनी का। मतलब पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी तो आएगा ही नहीं इसमें, मतलब पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी पे कैरो लगेगा, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका कि ये 3 क्राइटेरिया है, ये अगर फुलफिल होता है, जो कि है पेड अप शेयर कैपिटल या प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ हैज ऑन बैलेंस शीट डेट, total borrowings from bank and financial institution less than equal to 1 crore at any point of time during the financial year, total revenue
लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अगर साल में कभी भी आपका बोरोइंग्स, जो आप बोरोइंग्स किए हैं, वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आप पे कैरो एप्लीकेबिलिटी हो जाता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ ब्रीच हो जाता है तो आप पे कैरो एप्लीकेबल हो जाएगा, वरना ये तीनों, अगर आपका कोई भी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन रहने से आप पे कैरो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। और ये भी उसमें से बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैरो एप्लीकेबल नहीं होगा, और ब्रांचेस पे कैरो एप्लीकेबल होता है। फिर पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। Reserves include all type of reserves and profit and loss balance. All loans, secured, unsecured, long term, short term, etc. are to be considered and in aggregate. फिर financial institutions include NBFC, जो हमने पढ़ा था ना कि borrowings जो होता है बैंक से financial institution से, ये वाला पॉइंट 1 करोड़ से कम वाला, तो इसमें जो financial institution जो आता है मतलब वो includes NBFC। लास्ट पॉइंट है टोटल रेवेन्यू कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। जो हम रेवेन्यू पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में, ये 10 करोड़ वाला में, ये रेवेन्यू क्या इंक्लूड करता है, कोई भी सारा टोटल बिजनेस का टोटल इनकम जो होता है उसको हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। आई होप आपके लिए ये कैरो का निमोनिक और ये समरी यूज़फुल रहा हो। आपको जहाँ पर भी लगता है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर कुछ भी मुझे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।